अभी हाल ही में आरपीएससी द्वारा आयोजित संस्कृत शिक्षा विभाग की सहायक आचार्य की हिंदी परीक्षा संपन्न हुई। उसका पेपर द्वितीय जो हुआ उसका लेवल काफी अच्छा रहा और उस पेपर से हमारी क्लास L&R क्लासेस PMR ऐप से जो हूबहू सवाल आए हैं उन पर आज हम बात करते हैं। जो पेपर देते हैं वो हिंदी साहित्य इतिहास का पेपर है, जो अभी आने वाली ही फर्स्ट ग्रेड परीक्षा, सेकंड ग्रेड परीक्षा और पुनः जो कॉलेज प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी या टीजी जो भी ये एग्जाम होते हैं उन सब में हिंदी साहित्य का इतिहास अगर हिंदी विषय का पेपर है तो हर जगह ही है। और इस परीक्षा में जो सवाल आए हैं वे इस प्रकार के हैं जो हर जगह काम आ सकते हैं। तो उन पर हम चर्चा करते हैं कि हमारे पास से एक कितने सवाल, कैसे सवाल सीधे सीधे आए हैं। ये हमारे कुछ कोर्सेज है, जैसे फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड का है, कॉलेज प्रोफेसर का है, ये कोर्स है। अगर कोई इन कोर्स से जुड़ना चाहे तो सीधा सटीक विश्लेषणात्मक अध्ययन है जिसमें तथ्यों का समावेश है ही है, उसके साथ ही साथ अवधारणाओं को विशेष महत्व दिया गया है। इस बार के पेपर में कुछ अवधारणाएं कम आई है, तथ्य अधिक रहे, लेकिन आजकल का जो आरपीएससी का पैटर्न चल रहा है उसमें अवधारणाओं और परिभाषाओं को बहुत अधिक लिया जाता है। तो उसी तरीके से अपने ऐप पर ये कोर्सेज उपलब्ध है, तो आप अगर चाहें तो इससे सकते हैं। अभी हम बात करते हैं सवालों पर। बीसलदेव रासो के विषय में असंगत है, ये सवाल पूछा गया था। तो पहला ही जो कथन था, मोतीलाल मेनारिया इसे गेय काव्य मानते हैं। मोतीलाल मेनारिया ने इसे गेय काव्य नहीं माना, ये कथन यहाँ पर मौजूद है। मोतीलाल मेनारिया बीसलदेव रासो को गेय काव्य नहीं मानते। सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न का उत्तर हमें मिल रहा है कि गेय काव्य नहीं मानते। और गेय से अर्थ है वो बीसलदेव ने जो लोकगीत गाए जाते हैं, हरजस वगैरह जो लोकगीत रहते हैं, लोक में जो गाए जाते हैं उनसे लिया होगा, इसलिए उन्होंने ये काव्य नहीं माना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संप्रदाय में नित्य विहारी कृष्ण की निकुंज लीलाओं का वर्णन किया गया है? तो जो हरिदासी संप्रदाय है, सखी संप्रदाय जिसका नाम है, उसमें निकुंज लीलाधारी कृष्ण का वर्णन पहली ही पंक्ति में इसी बात को बताया गया है और यहीं से सवाल आया है। इसी को सखी संप्रदाय कहते हैं। इसमें कृष्ण न तो सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और न अपनी प्रभुता दिखाते हैं, केवल लीला विहारी के रूप में आते हैं। इस बात को हमने यहाँ पर समझा था। सहज श्रृंगार में डूबे कृष्ण से मिलता है। अगला है, निम्न में से अरुण कमल की रचना नहीं है। मैं वो शंख महाशंख, अपनी केवल धार और सबूत, नए इलाके में, ये सारी रचनाएं अरुण कमल जी की है। नए इलाके में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, इस पर भी हमने विस्तार से बात की थी। और इसके साथ ही साथ अनामिका जी की रचना है बीजाक्षर। बीजाक्षर जो है वो किसने लिखी है? अनामिका जी ने लिखी है। निम्न में से निराला की रचना नहीं है। तो निराला जी का जो रचना संसार है वो इस प्रकार से है, जिसमें जूही की कली जो है वो अनामिका फेस्ट में आई थी। वो जूही की कली यहाँ पर इंगित है अनामिका फेस्ट में। और बादल राग तो परिमल में संग्रहित थी और जूही की कली पहले अनामिका फेस्ट में और फिर परिमल में इसका संग्रह हो गया था। बादल राग क्रांतिकारी कविता है जिसके 6 खंड है। अगली है परिवर्तन पंत की कविता है। पंत को पढ़ते हुए हमने बात की थी। और उसके साथ ही साथ सरोज स्मृति तो कौन नहीं जानता, निराला जी की बेटी सरोज की याद में उन्होंने सरोज स्मृति
लिखी है और एक पुत्री की याद में आज तक की सबसे श्रेष्ठ कविताओं में से यह है। पृथ्वीराज रासो की उपलब्ध प्रतियों के आधार पर नरोत्तम दास स्वामी ने पृथ्वीराज रासो के रूपांतर निश्चित किए। तो उन्होंने 4 रूपांतर निश्चित किए थे पृथ्वीराज रासो के। काव्य के सभी अंगों का एक साथ विवेचन करने वाले आचार्यों ने मुख्यतः निम्न में से किन ग्रंथों का आश्रय, यानी सभी अंगों का एक साथ विवेचन की बात हो रही है सभी अंगों के एक साथ तो सभी अंगों का एक साथ विवेचन यानी सर्वांग की बात हो रही है, सर्वांग निरूपक की। और सर्वांग विवेचन जो है उसमें ये यहाँ पर हमने लिखा है, समझा है, पढ़ा है कि सामान्य तौर पर काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य की आत्मा, शब्द शक्ति सभी कुछ सर्वांग निरूपक ग्रंथ में आता है। तो सभी अंगों की बात यहाँ हो गई। अब जो सभी अंगों की बात जो है वो किस पर आधारित है वो यहाँ पर है कि काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण ऐसे ग्रंथ है जिसमें सर्वांग निरूपक कवि जिनके आधार पर लिखते हैं। ये बात यहाँ से इस सारणी से स्पष्ट हो जाती। उनका दंडी का अनुकरण और सबसे अधिक उनका काव्यगत अलंकार मोह यह सिद्ध करते हैं कि वह मूलतः श्रृंगार रसिक होते हुए भी कारवादी थे। यह नगेंद्र का मत सीधा सीधा किसकी तरफ जा रहा है तो केशवदास की तरफ। वो अलंकारों को बहुत अधिक महत्व कौन देते हैं, केशवदास देते हैं। और दंडी के अलंकारों का, दंडी का अनुकरण सर्वाधिक, काव्य दृश का अनुकरण सर्वाधिक कौन कर रहे हैं, केशवदास कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस बात से यह स्पष्ट रूप से चल रहा है। हालांकि नगेंद्र के नाम सहित बताइए, लेकिन दंडी के काव्यादर्श का अनुकरण की बात हो रही है, अलंकारवादी की बात हो रही है। तो अलंकारों को अत्यधिक महत्व देने के कारण ये अलंकारवादी कहते थे। तो ये निश्चित संदेह कौन होंगे, केशवदास ही। निम्न में से भूषण रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है, तो भूषण की रचनाएं सीधी राजभूषण, शिवा पावनी, छत्रसाल दशक ये सब है। और शिव सिंह सेंगर ने शिवराज भूषण के साथ ये ग्रंथ भी बताए थे। तो इनमें इन ग्रंथ एक है और अलंकार पदरासिका इनकी है नहीं। निम्नलिखित विकल्पों में से दादू के शिष्य जन गोपाल द्वारा लिखित दादू की जीवनी का शीर्षक क्या है। जन गोपाल ने जो लिखी है दादू की जीवनी उसे क्या कहते हैं, जन्म लीला परची। क्या कहते हैं, जन्म लीला परची। तो ये जो जन्म लीला है, ये पर्ची जो लिखी है उसके अनुसार दादू के गुरु कौन थे, वृद्ध भगवान थे। ये बात हम पढ़ते समय कर रहे थे और यहाँ पर सवाल आया है जन्म लीला परची का। यहाँ सीधी सी बात है कि जन गोपाल ने क्या लिखा, तो यहाँ से हमारा उत्तर हो गया कि जन्म लीला पर्ची। नंद चतुर्वेदी के संबंध में असंगत कथन है। जो नए समकालीन कवि है उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पढ़ा था और जो विशेष तौर पर हमारे पाठ्यक्रम में है उन सभी को बहुत ही विस्तार से ध्यान देते हुए हर प्रसंग पर बात करते हुए प्रत्येक कवि पर हमने बात की थी। और जो आरपीएससी की जो मुख्य परीक्षा हुई थी ऑल राजस्थान की, उसमें भी अवधारणाएं आई तो वहां पर भी कवियों से बहुत सारे सवाल बने थे। और यहाँ भी इस पेपर में भी भले तथ्य आए, अवधारणाएं आई, परिभाषाएं आई, फिर भी जो कवि विशेष तौर पर पाठ्यक्रम में है उन पर विशेष किया गया है और अपनी कक्षा में भी विशेष तौर पर बात हुई थी। तो नंद चतुर्वेदी जी के संबंध में असंगत ढूंढना है। सबसे पहले ही देख लेते हैं, कहीं नहीं वहीं किसकी रचना है, अशोक वाजपेयी जी की। अशोक वाजपेयी जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी है जिनमें से एक है कहीं नहीं।
यह वही पुस्तक है जिस पर उन्हें 1994 में क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो जब हम प्रसिद्ध रचनाओं की बात करते हैं तो उन्हें कोई विशेष पुरस्कार मिला है तो उन पर भी हमें साथ ही साथ जरूर ध्यान देती है। उन्होंने घनाक्षरी सवैया दोहा छंदों का प्रयोग किया। बिल्कुल, घनाक्षरी दोहा ये पढ़ा। ब्रज भाषा में कविता की है, ब्रज भाषा ये रही कि ब्रज भाषा में कविताएं, और घनाक्षरी, कवित, सवैया, पद, इन सब में इन्होंने लिखा। और इसके साथ ही साथ बिंदु पत्रिका नंद चतुर्वेदी से जुड़ी हुई है। तो ये चारों के चारों कथन हमारे AL&R क्लासेस BMR पर जो हमने पढ़ा था उस पर इस प्रकार से ये प्रश्नोत्तर हूबहू उपलब्ध है, जो विश्लेषण के साथ पढ़े गए हैं, समझाए। और अक्सर क्या रहा है कि जहां महत्वपूर्ण लगाया है IMP लगाया है, वहां से भी बहुत सारे सवाल आए हैं। ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है। बड़ी रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत होगा। हम अक्सर कक्षा में बात करते हैं कि सवालों की 3-4 फॉर्मेट होते हैं, उसमें से असंगत वाले आजकल इतने आने लगे हैं कि हम हर सवाल में असंगत ही ढूंढने लग जाते हैं। संगत का एक आध सवाल है तो एक आध किसी बंधु के संगत वाला गलत हो सकता है कि अक्सर तो असंगत ही पूछा जा रहा है, लेकिन ऐसा असंगत नहीं पूछे। हमें तो सवाल की प्रकृति पर ध्यान देना है। जानकी मंगल किसका है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है। बिल्कुल हमें पता है जानकी मंगल ये रहा शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। और ये हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक माना जाता है और भारतेंदु जी ने इस नाटक में भूमिका अभिनय की थी। भारतेंदु जी ने इसमें अभिनय किया था और लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। किस भूमिका निभाई थी? लक्ष्मण की। ये बात भी हमने बार बार कक्षा में की थी। तो जानकी मंगल हो गया। फिर भारतेंदु जी के नाटक जैसे प्रेम जोगिन, ये रहा भारतेंदु जी का। फिर आया राधा कृष्ण दास का ये महत्वपूर्ण लिखा हुआ महाराणा प्रताप ऐतिहासिक नाटक। इस प्रकार से हम अपने प्रश्नों को सुदृढ़ तरीके से अगर सिस्टम के साथ पढ़ें तो सही कर सकते हैं। अगला सवाल है, मंझन कृत मधुमालती के संदर्भ में असंगत विवरण है। तो असंगत क्या होगा? सीधी पहली बात हमें दिखाई दे रही है कि यहाँ लिखा हुआ है दुखांत। दुखांत नहीं है, मनोहर और मधुमालती का विवाह हो जाता है और वे बड़े सुख के साथ रहते हैं, और ताराचंद और प्रेमा का भी विवाह हो जाता है। ये सुखांत है। और मनोहर का प्रेम बड़ा दृढ़ था, क्योंकि केवल और केवल अपनी प्रेमिका मधुमालती को ही वो चाहता है, किसी और के साथ विवाह नहीं करता। आवारा मसीहा किसके जीवन पर केंद्रित है? बिल्कुल शरत चंद्र जी के जीवन पर है। विष्णु प्रभाकर की बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है। और ये क्या कहते हैं विष्णु प्रभाकर जी रचना के बारे में? श्रेष्ठ जीवनी लेखक काल, देश, व्यक्ति और घटना की सीमाओं को तोड़कर अनुभूतियों का सौंदर्य में विक्षेपण कर कला और मानदंडों के बीच संतुलन बनाता है। यानी अगर कोई श्रेष्ठ जीवनीकार है, वो जीवनी लिखना चाहता है अच्छे तरीके से, तो समय काल ये सब मायने नहीं रखते। शरतचंद्र पुराने हैं तो क्या हुआ? विष्णु प्रभाकर ने उनकी बहुत ही सुंदर जीवनी, नाम है आवारा मसीहा, जो 1974 में आई है। कई बार इसका सन भी पूछ लिया जाता है। अंडाल को किस परंपरा में परिगणित किया जाता है? सीधा सा सवाल है। आलवार थी अंडाल, और ये महिला संत थी भूदेवी या विष्णु भक्त है, और महिला संतों में इसका बहुत ही बड़ा नाम है। दक्षिण भारत के महिला संतों में अमीर खुसरो की हिंदी रचना है पहेलियां। सीधी बात है, हिंदी रचना
यानी खड़ी बोली हिंदी में लिखने वाले कौन? अमीर खुसरो सबसे पहले। और उन्होंने कौन सी विधा में रचना की? पहेलियों में। बिल्कुल आसान सवाल आया, सीधा सा। खुसरो की पहेलियों और मुक्तियों का महत्व। असंगत विकल्प चुने। खुरदरी हथेलियां। जब हम इन रचनाओं पर बात करते हैं तब अक्सर बात करते हैं कि यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना। कई ऐसे सवाल रह गए, जैसे एक सवाल था जलन हत्ते दे वाला, बार बार बात की जलन, पुस्तक जलन हत्ते दे, बट लिखा नहीं था। तो कई ऐसे सवाल हैं जो कक्षाओं में अक्सर बात किए गए, लेकिन उनको लिखा नहीं गया। और भी कई सवाल है। अष्टछाप वाले जो कवि है उन पर बार बार बात की गई, फिर भी उनको लिखा नहीं। जलहन का तो फिर भी नाम आ गया कि भाई ये जो पुस्तक है वो कितने अंक जलहन ने लिखे हैं राजरासों के, फिर उसका तो एक प्रूफ हो गया। लेकिन अष्टछाप जिस पर विस्तार से बात हुई है उसको कुसुपकरी भी बात की गई थी कि भाई ये जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य है और जो बाकी विठलनाथ जी के 4 शिष्य है उनको भी क्रमवार भी बात की थी, लेकिन लिखने में ये चीज नहीं आई। 2 बार बात करते हुए भी लिखने में नहीं आई। तो ऐसे कई सवाल है जिनको मुख जबानी तो बताया गया है लेकिन लिखा नहीं गया है। 10 से 12 सवाल इस प्रकार से। चलिए, खुरदरी हथेलियां किसका है? अनामिका जी का। खुरदरी हथेलियां अनामिका जी। खुरदरी हथेलियां, खुरदरी हथेलियां। खुरदरी हथेलियां अनामिका जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, पहले भी कई परीक्षाओं में है, बहुत महत्वपूर्ण रचना। और अगला है अपनी केवल धार, बाकी सब उनका, और अपनी केवल धार। अपनी केवल धार किसकी है? अरुण कमल। और घास में दुख का आसमान मिलता है, घास में दुख का आदमी लिखा हुआ मिलता है, ये है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। ये रहा एक पतंग अनंत में, अशोक वाजपेयी। और घास में दुख का आदमी, या नहीं है घास में दुख का आदमी का फोटो, लेकिन अशोक वाजपेयी जी की है, आलोक धनवा की है, हम सभी को पता है। अगला है अनुज लुगुन के काव्य संकलन का नाम है। बहुत महत्वपूर्ण आदिवासी रचना है अघोषित उल गुलान। अघोषित उलगुलान, ये पढ़ी, अघोषित उलगुलान। इसके लिए ही अनुज लुगुन को सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है। इनकी बाघ एवं सुगना मुंडा की बेटी, गुरिल्ले का आत्मकथन, प्रकार की रचनाएं है अखबार है अघोषित उलगुलान, बहुत महत्वपूर्ण ये तो। और अनायास है ऑक्सीजन आगवानी का। ऑक्सीजन क्यों लिखी? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो पेड़ देते हैं हमें, और पेड़ शहर वाले हम लोग तो काटते जाएंगे, तो वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रही है? जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जो प्रकृति की रक्षा करते हैं। तो ऑक्सीजन कविता इस बात से प्रेरित कर अनुज लुगुन ने लिखी है। आदिवासी इंद्रावती कब्र पर जाते हुए उल गुलान की औरतें, प्रकार की रचनाएं अनुज लुगुन लिखते हैं। तो केवल अघोषित उलगुलान को ही नहीं, दूसरी रचनाओं को भी हमें ध्यान में रखना होगा। काव्य की रीति सीखियो सुकविंसो, ये भिखारी दास की सीधी पंक्ति है। विद्यापति की पदावली की भाषा कौन सी है? मैथिली है, बिल्कुल मैथिल कोकिल कहलाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल आसान सा सीधा सा सवाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है? रसायन से। हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल है रहस्य कहने वाले। और पर बिसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, तो यहाँ से भी कई बार सवाल बनने की संभावना हो जाती है कि किस आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रासो काव्य में जो रसायन शब्द है वो बार बार आया है। सवाल इस प्रकार से भी बन सकता है, तो वो है बिसलदेव।
वल्लभाचार्य प्रवर्तित कृष्ण भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैत है। बिल्कुल आसान सवाल, सीधा सवाल, स्पष्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरणात्मक रेखा चित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित? तो इनके अतीत के चलचित्र है, स्मृति हैं, पथ के साथी है, मेरा परिवार है, मारिका है, ये सब इनके हैं। लेकिन सेतु बंध सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक। बंध किसका है? सुरेंद्र। रीतिमुक्त काव्य धारा का कवि नहीं है, तो रीतिमुक्त में तो मुख्य रूप से घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर ये सब आते हैं। लेकिन नाम आया ग्वाल का, नाम आया ग्वाल का, तो ग्वाल किसके कवि है? रीतिबद्ध के। ये देखिए यहाँ पर हमने बात की है कि रीतिबद्ध कवियों में संगत कौन सा है। रीतिबद्ध कवियों पर पूरी लंबी लिस्ट पर बात की है, केशुदास से लेकर जसवंत सिंह तक ये जो नाम दिए हैं उसमें ये रहे बाल कवि। तो द्विजदेव जो है वे रीति मुक्त परंपरा में अंतिम कवियों में आते। निम्न में से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। बिल्कुल आसान सीधा सा सवाल। अखरावट इन्हीं की है, पद्मावत है, सखरावत है, चंपावत है, इत्रावत है, मटकावत है, मुखरा नामा है, पोस्ती नामा है, होली नामा है और आखिरी कलाम है। कयामत पर लिखी गई इनकी पुस्तक नैनावत है, चित्ररेखा है, मसला नामा है। लेकिन रस रतन नहीं लिखी है, जो किसकी है? कुहकर की है। रस रतन कुहकर की लिखी। हाँ, आगे है भिखारीदास के कृतित्व के बारे में असंगत कथन। भिखारीदास के बारे में असंगत कथन पूछा है तो इनकी जो पहला है कि इन्होंने नायक नायिका भेद भानुदत्त की रस मंजरी से लिए। जहां भी नायक नायिका भेद की बात आती है हम अक्सर बात करते हैं कि वहां भानुदत्त की रस मंजरी ही आधार बनती। तो नायिका भेदों का निरूपण ये रहा, भानुदत्त की रस मंजरी ये रही और उसी के आधार पर इन्होंने लिखा है। लगभग जहां भी नायिका भेद आएगा भानुदत्त की रस मंजरी आएगा। और काव्य निर्णय में दास कुछ न कुछ मौलिक उद्भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर ना कहते हैं कि उन्होंने तो आदि मौलिक उद्भावनाओं को उद्घोषित किया है। और इसके साथ ही साथ जो काव्य निर्णय ग्रंथ है उसका अधिकतर भाग अलंकार निरूपण से जुड़ा है। ये बात महत्वपूर्ण है, अलंकार निरूपण से उनका जुड़ा हुआ है। और काव्य निर्णय ग्रंथ के निर्माण में दास ने किस किस का आधार लिया? तो मम्मट, विश्वनाथ, अप्पे दीक्षित, जयदेव, भानुदत्त मिश्र, केशव और चिंतामणि तोष आदि के ग्रंथों को इन्होंने आधार रूप में रखा था। तो यहाँ से सीधा हमारे स्पष्ट हो जाता है कि काव्य निर्णय ग्रंथ का जो भाग है वो अधिकतर किससे जुड़ा हुआ है? अलंकार विवेक से जुड़ा हुआ है। तो विद्या कुमारी चौहान का काव्य संग्रह मुकुल है। सीधी बात। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल और नामवर सिंह जी इस पेपर में छाए रहे। जगह जगह केदारनाथ अग्रवाल जी का नाम आ रहा है, नामवर सिंह परिभाषा में आ रही है। तो बोले बोल अबोल इनका है, हे मेरी तुम भी इनका है, कहे केदार खरी खरी भी का है और टॉलस्टॉय और साइकिल केदारनाथ सिंह जी की है, केदारनाथ सिंह की है। कि देने वाला देता भी ऐसे है कि नाम में भी हो पर बच्चे को संशय हो, वो कंफ्यूजन में पड़े। यही तो चाहता है पेपर सेट। हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि लगातार फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, देश देश की कविताएं, गुल मेहंदी प्रकार से याद करेंगे कि 5-5 का बंच बना दिया, टुकड़ों में याद कर ली, अलग अलग याद कर ली, कहीं जोड़ तोड़ करके याद कर ली। लेकिन रचनाएं एक साथ याद हो जाती है तो एक आती है तो भी बाकी के साथ जुड़ करके आ ही जाती है। जैसे केदार खरी खरी में क्या है? राजनीति है। इसी प्रकार से अपूर्वा इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना जो इस पेपर में शायद 2 जगह आ गई है, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1986 में, 84 में लिखी और 86 में
क्या ले पड़े? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया। ये कौन कहते हैं? आचार्य शुक्ल कहते हैं। ये रही इनकी परिभाषा। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने किया। पर अविरल धारा जो है वो केशव से न बहकर चिंतामणि से ही, ये हमारे शुक्ल जी कहते। जसवंत सिंह की भाषा भूषण कृति निम्न में से किस विषय से जुड़ी है? अलंकार संबंधी है। अक्सर बात करते हैं भाषा भूषण चंद्रालोक पर आधारित, उसकी संक्षिप्त शैली पर आधारित अलंकार विवेचन की रचना है। यह है हमारी एल&आर क्लासेस बीएमआर ऐप पर हिंदी की विषय का जो संस्कृत शिक्षा का पेपर हुआ है उसको हम हूबहू आए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। और जो इसके लिए हमारे ऐप पर फर्स्ट ग्रेड की क्लास है, सेकंड ग्रेड की क्लास है, और टीजीटी पीजीटी की कोई तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी मटेरियल उपलब्ध है। सहायक आचार्य का तो संपूर्ण कोर्स है ही है। अगला सवाल है, निम्न में से पद्माकर की रचना नहीं है। पद्माकर की रचना नहीं है। हिम्मत बहादुर विरुदावली है, जगत विनोद है, पद्माकरण है, ये रही पद्माभरण है, तो हिम्मत बहादुर ये रही जगत विनोद, और इसके साथ ही साथ क्या आया है? हिम्मत बहादुर, पद्माभरण भी ये रही। ये तीनों रचनाएं तो किसकी है? पद्माकर की है। और जो नीति शतक है वो इनका है नहीं। सीधा सा सवाल है और सीधे से उत्तर है। दार्शनिक सिद्धांत और आचार्य सुमेलित नहीं। विशिष्टाद्वैतवाद सीधी बात रामानुजाचार्य का है, लेकिन यह बात ध्यान रखने वाली विशिष्टाद्वैतवाद इसका है, रामानुजाचार्य का है। यह बात ध्यान रखने वाली यह है कि सरल समझकर कई बार हमारे है, इसलिए हमें सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही करनी चाहिए। और अभी जो हम पेपर विश्लेषण कर रहे हैं वो है संस्कृत शिक्षा का जो कॉलेज प्रोफेसर का पेपर हुआ 9 तारीख को, उस पेपर की बात कर रहे हैं, हिंदी विषय की बात कर रहे हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास का पेपर है जो फर्स्ट ग्रेड जो आने वाली भर्ती है उसके लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, टीजीटी पीजीटी यूपी एमपी जहां से भी हिंदी विषय का पेपर हो रहा है सभी के लिए ये बड़ी उपयोगी सामग्री है। यहाँ से ये सवाल बनने की प्रबल संभावनाएं, क्योंकि कुछ सवाल अक्सर रिवाइज हो ही जाते हैं, इसलिए ऐसे सवालों पर अक्सर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो हमारे एल&आर क्लासेस बीएमआर ऐप पर इनसे जुड़े कोर्सेज भी उपलब्ध है, आप उनसे जुड़ सकते हैं अगर किसी करनी है। यहाँ से कुबेरनाथ राय की रचना नहीं है, रस आकेटक है, प्रिया नीलकंठी मराल, ये राम मराल, ये रही प्रिया नीलकंठी जो सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। और जो रस आकेटक है वो यहाँ चला गया है, यहाँ होगा रस आकेटक। और इस प्रकार से तुम चंदन हम पानी अपनी बहुत ही सुंदर रचना है, किसकी? विद्यानिवास मिश्र की, इस पर भी हमने बात की है। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, नहीं पर इतना जोर आ रहा है कि अब है को भूलते जा। अपने से अलग मोहन राकेश जी का नहीं है, ये जो डाक बंगला कमलेश्वर जी का डाक बंगला ये रहा, और वे दिन निर्मल वर्मा जी का, और मछली मरी हुई ये रचना भी कई बार पूछी है, जो होमोसेक्सुअल समलैंगिक स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता के वर्णन वाली रचना है। मछली मरी हुई की विषय वस्तु भी कई बार पूछी जाती है, तो इसकी विषय वस्तु समलैंगिकता है। और कमलेश्वर जी का डाक बंगला है, उसमें इरा के संघर्ष की कहानी है इरा। अगला है रीतिकाल की कविता इनकी और प्रताप शाही की वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को कर फिर ह्रास उन्मुख हुई। यह बात कौन कहते हैं? ये बात कहते हैं हमारे शुक्ल जी, और इनकी किसके लिए आया है? पद्माकर की।
ये रहा यहाँ पर इनकी और प्रताप शाही की वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचकर फिर हासोन्मुख। साधारणतः ईस्वी सन की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। यह बात किसने कही? आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल आदिकाल कहलाता है। यह बात यहाँ पर हम कक्षा में कर रहे थे और यहाँ से सवाल आया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना करने वाली कवि कौन है? यानी किसकी बात हो रही है? सीधी बात है कि रीति ग्रंथ की रचना नहीं की, केवल काव्य सिद्धांतों का और लक्षणों का उपयोग कर लिया। ऐसे प्रसिद्ध कवि तो एक ही है, वो है, तो उन्हें साधारण तौर पर क्या कहा जाता है? रीति सिद्ध कहा जाता है। ऐसे कवि जो लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं करते लेकिन रीति परंपरा के नियमों की पूर्ति रखते हैं, इन्हें सामान्य तौर पर तो क्या कहेंगे? रीति सिद्ध कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने बात की थी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कि इन्हें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तो रीति सिद्ध कहते हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र इन्हें क्या कहते हैं? रीति सिद्ध कवियों को रीतिबद्ध कवि कहते हैं। अगला है नागार्जुन की रचना नहीं है, रचनामा इनकी है, बिल्कुल ये रहा। बाबा बटेश्वर नाथ इनकी है। और जो गंगा मैया है वो किसकी है? गंगा मैया अपने है भैरव प्रसाद गुप्त की। ये रहे भैरव प्रसाद गुप्त, हाँ, गंगा मैया। इनको हमने अच्छे से पढ़ा था। और जो नई पोध है वो भी हमारे नागार्जुन बाबा की रचना है, जिन पर हमने बार बार बात की थी। इनकी विषय वस्तु पर भी कुछ बात की थी संक्षिप्त तौर पर। कई बार आजकल विषय वस्तु भी पूछ लिए जाते हैं कि फलाने उपन्यास में, फलाने नाटक में कौन सी विषय वस्तु आई। खड़ी बोली हिंदी गद्य के 4 प्रारंभिक लेखक कौन है? सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खान, लल्लूलाल, सदल मिश्र। हमारे चंद्रधर शर्मा फुलेरी जी उसने कहा था और समालोचक पत्रिका के प्रसिद्ध है। निबंध संग्रह और निबंधकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत? तो आलोक पर्व आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, ये रहा। और जो दृष्टि अभिसार है वो हमारे कुबेरनाथ राय जी का है। और पश्यंती किसका है? धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय, कुछ चेहरे, कुछ चिंतन और कहानी अनकहानी, शब्दिता, पश्यंती, इनके सारे निबंध, इनके भी सभी के देखिए जगह जगह महत्वपूर्ण लगे हुए हैं। ये सारे निबंध बार बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इन्हें याद करने की महत्वता है। विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास नहीं है। नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे दीवार में एक खिड़की रहती, ये सारे के सारे नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे दीवार में एक, ये है विनोद कुमार के। और मुझे चांद चाहिए किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। स्थितिकालीन कवि आलम के संबंध में असंगत है। रेखता या उर्दू भाषा में इन्होंने कवित कहे, रेखता या उर्दू भाषा में इन्होंने कवित कहे हैं, बिल्कुल सत्य बात है। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना, ये शुक्ल जी के कथन है, तरंग के अनुसार रचना करते थे। नाम से ही पता चल जाता है कि कथन किसका चल रहा है? आचार्य शुक्ल का। बिल्कुल तरंग के अनुसार करते थे, ये रहा, तरंग के अनुसार रचना करते थे। और हृदय तत्व की प्रधानता है, ये हृदय तत्व की प्रधानता। और आलम की ख्याति अधिकतर उनकी प्रबंध रचनाओं के लिए नहीं, उनकी मुक्तक रचनाओं के लिए है, क्योंकि संधतावादी कवि है, प्रेम की पिपासा का चित्र प्रस्तुत करते हैं और रीति मुक्त के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो प्रबंध के लिए प्रसिद्ध न होकर मुक्तक रचनाओं के रामसनी संप्रदाय शाहपुरा के संबंध में असंगत है। राम स्मरण पर बल नहीं है, राम स्मरण पर बल है, बिल्कुल है, नाम स्मरण है और उसमें स्मरण किसका है?
राम का। और इनके राम कैसे राम है? सगुण निर्गुण सभी सीमाओं से परे है। रीतिकालीन सौचंदतावादी काव्य धारा की नहीं, सीधा ही लाक्षणिकता का अभाव कैसे होगा? घनानंद में लाक्षणिकता भरी पड़ी है, भावुकता है, भावात्मकता है और रहस्यात्मकता है और वक्रता है। ये रही वक्रता, सारे गुण है। निम्नलिखित में से अगेय का कहानी संग्रह नहीं है, तो अगेय की कहानी संग्रह विपतगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, अमर वल्लरी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप इनमें से आ गए। विपतगा, कोठरी की बात और जयदोल। डायरी के नीरस पृष्ठ जो है वो किसकी है? इलाचंद्र जोशी। मृगावती किस कवि की रचना है? तो कुतुबन की। बिल्कुल आसान सवाल आ गया, बिल्कुल सबसे आसान। जिन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना, उन्हें नगेंद्र किसमें रखते हैं? अभी हम बिहारी पर बात कर रहे थे तो इसी पर बात की है। और रीति सिद्ध कवियों को नगेंद्र किसमें रखते हैं? यहीं से एक ही पेज के कि इन 4 या 5 पंक्तियों से 2 सवाल सीधे सीधे दिखाई दे रहे। ऐसे कवि जो लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं करते लेकिन रीति परंपरा यानी काव्यांग विवेचन के नियमों की पूर्ण जानकारी रखते हैं, इस पर हमने विशेष बल दिया था। रीतिकाल की बार बार बात की थी, पिछले पेपर में भी यहाँ से बहुत सारे सवाल बने और इस रीतिकाल के रीति निरूपक ग्रंथों पर किस शैली का प्रभाव नहीं? रसमंजरी की नायिका भेद शैली है ही है, रसमंजरी की नायिका भेद शैली और काव्य प्रकाश की काव्यांग निरूपक शैली। देखिए ये चार्ट बहुत उपयोगी रहा, यहाँ से बहुत सारे सवाल बन रहे हैं और बहुधा कठोर और श्रुति कठोर नहीं करते, विचार करते नहीं है, मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं। चंद्रालोक की संक्षिप्त अलंकार निरूपण शैली, चंद्रालोक से सबसे अधिक प्रभावित रचना भाषा भूषण पर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध संक्षिप्त रचना है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। तो वीणा, वीणा किसकी है? पंत जी की है, पंत की रचना है वीणा, जिसमें प्रारंभिक 63 प्रगीत संकलित है। कवि का दुधमुहा प्रयास इसे है। और जो महाराणा का महत्व है वो किसकी है? प्रसाद जी की है। और ये प्रसाद जी का प्रारंभिक साहित्य जो है किसमें था? चित्रा भाग 1 में था। और उसके साथ ही साथ सांध्य गीत आत्मा परमात्मा के मिलन पर लिखी गई हमारी महादेवी जी की पुस्तक 19 इसमें आई थी। और उच्छ्वास है पंत जी की प्रकृति सौंदर्य पर लिखी पुस्तक। ये हमारे कोर्सेज के बारे में है। अब है कहानी संग्रह और कहानीकार की दृष्टि से सुमेलित। तो एक धनी व्यक्ति का बयान, एक धनी व्यक्ति का बयान किसकी है? ये है एक धनी व्यक्ति का बयान जनवादी कथाकार अमरकांत, जो जिंदगी और झोंक के लिए बहुत अधिक उन्होंने लिखा है। एक धनी व्यक्ति, यहाँ पर हमने कहा था पहली पंक्ति में दिया हुआ, जिंदगी और झोंक, देश के लोग, मौत का डगर, मिलन, मित्र, कुहासा, एक धनी ज्ञान, सुख दुख का साथ। और इसके साथ ही साथ निशाचर, वागचू, ये सब लिखने वाले कौन है? नौकहानी संग्रह, भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरिया, वागचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन, ये लिखने वाले कौन? भीष्म साहनी हो गया। फिर है मंगली की टिकुली, मैंने यहाँ पर देखी बात की थी, महत्वपूर्ण बताया था, 3-4 बार इस रचना को बोला था कि मंगली की टिकुली भैरव प्रसाद गुप्त की बहुत ही चर्चित कहानी रही। और खिलौने इनकी नहीं है, खेल खिलौने राजेंद्र यादव की है। अब खिलौने नाम से किस हो सकती है, कहानियां बहुत। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा प्रेमी थे। सीधा सा किसका कथन है? शुक्ल जी का। ये रहा केशवदास उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी है।
और जीवन के नाना पक्षों पर उनकी नहीं थी। नाना पक्ष यानी विविध पक्ष। पक्ष का क्या है? विविध पक्ष। कृष्ण काव्य परंपरा में निम्न में से किसे संप्रदाय निरपेक्ष कहते हैं? मीरा और रसखान संप्रदाय निरपेक्ष कहते हैं। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवियत्री मीरा हेडिंग में ही शामिल है। तो अगला है, मध्यकालीन संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? इन कवियों की भाषा का रूप स्थिर घुमक्कड़ प्रवृत्ति थी। हमने यह बात की थी कि घुमक्कड़ी होने के कारण नई नई शब्दावली मिल जाती थी, रूप स्थिर नहीं था। कभी यूपी चले गए, कभी बिहार चले गए, कभी गुजरात चले गए, कभी पूर्वी भारत में चले गए, तो फिर उनकी भाषा में भी नए नए शब्द आ गए, तो फिर नहीं था। यहाँ से पहले से ही हो जाता है, बाकी सब भी यहाँ मिल सकते हैं। हमने इन सभी पर अच्छे से बात की थी। भाषा सहज है, सरल है, सब कुछ है। पारमार्थिक अलौकिक पर बात करते हैं। फिर है पत्रिका और उसके संपादक। समालोचक किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, जो उन्होंने 1902 में जयपुर से निकाली। और उसके बाद है, ये देखिए महत्वपूर्ण भी लिखा हुआ है अपने साहित्य संदेश, ये रही संदेश पत्रिका 1937 बाबू गुलाब राय की। फिर है नई कविता जगदीश गुप्त की, ये रही नई कविता। सुदर्शन देवकी नंदन खत्री, ये दोनों लगातार थी समालोचक। और कौन सा संप्रदाय मुख्यतः कृष्ण भक्ति से नहीं जुड़ा हुआ? तो सीधी बात है, श्री संप्रदाय जो है श्री राम से जुड़ा है। रामानुजाचार्य जी का सिद्धांत इसका विधवा। निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को ब्रज से इस्लामाबाद कौन लाए थे? परशुराम लाए थे। और हरिदास का की संप्रदाय इसकी शाखा है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र और उसके रचनाकारों में सुमेलित है। क्या पूछा? सुमेलित है, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। सुमेलित है पूछा। भूले हुए चेहरे किसकी है? भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की भूले हुए चेहरे। हाँ, हमने कक्षा में इस पर बात की थी कि भूले हुए चेहरे किसने लिखा है? प्रभाकर का है। महादेवी वर्मा के तो है ही। स्मृति की रेखाएं, पुरानी स्मृतियां कौन लिखते हैं? प्रकाश चंद्र गुप्त लिखते हैं पुरानी स्मृतियां। इस पर भी हमारी बात हुई। और इसके साथ ही साथ जो है रेखाएं बोल उठी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है। मैंने बता रखा था कि ये तो अक्सर परीक्षाओं में पूछी ही जाती है। रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी। तो पुरानी स्मृतियां जो था वो किसका है? प्रकाश चंद्र गुप्त का है, इसलिए हो जाएगा। आदिकालीन हिंदी साहित्य में भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश प्रभावित साहित्य में परिगणित नहीं होता। ये है अपभ्रंश प्रभावित। देखिएगा, ये देखिए, सिद्ध साहित्य सरावकाचार, नाथ, राहुल बेल, उक्ति व्यक्ति, भरतेश्वर बाहुबली, हमीर रासो, वर्ण रत्नाकर, ये सारी हिंदी में अपभ्रंश प्रभावित में और नहीं प्रभावित में ये पढ़ी क्योंकि निम्न में से देव की कृति नहीं है तो राग रत्नाकर, देव शतक, भाव विलास, ये सब देव के हैं और नाम प्रकाश इनकी नहीं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित पद्यबद्ध रूपक नहीं है। तो अनघ, तिलोत्तमा, चंद्रहास, ये सब पद्यबद्ध रूपक है। और साकेत सब जानते हैं और बार बार बात की है कि वो क्या है? एक महाकाव्य है। निम्न में से चौथा सप्तक के कवि नहीं। चौथे सप्तक में श्री राम होंगे, राजकुमार होंगे, स्वदेश भारती होंगे, या हमने क्रमवार बात की थी। श्री राम वर्मा, सुमन राजे, स्वदेश भारती, राजेंद्र किशोर, अवधेश कुमार, नंदाचार्य और राजकुमार कुंभज, ये सातों के सातों चौथे सप्तक के कवि है। तो श्री राम सुसव राज्य अंधरा से हम जिंदा मुहावरे किसकी रचना है? नासिरा शर्मा की। बहुत महत्वपूर्ण रचना जिंदा मुहावरे, नासिरा। अशोक वाजपेयी की काव्य कृति नहीं है। अशोक वाजपेयी भी बार बार आ रहे हैं। बहुरी अकेला इनकी है, शहर अब भी संभावना इनकी है, तत्पुरुष इनकी है, ये भी
प्रसिद्ध रचना रही है। इनको प्रसिद्ध करने में इस रचना का बहुत योगदान रहा था। और कहीं नहीं वहीं भी 1994 में इसको साहित्य अकादमी मिला था। बहुरी अकेला इनकी प्रसिद्ध है, आई है इसमें बहुरी अकेला भी, और जो आदिम एकांत है वो भी नहीं है। अगला है बीसलदेव रासों के संबंध में कौन सा कथन है। इसमें वीर रस का प्राधान्य नहीं है, इसमें विरह वर्णन है, इसमें श्रृंगार है, राजा के उड़ीसा से लौट आने का वर्णन है, इसमें कोई लड़ाइयों का वर्णन नहीं है। इसलिए ये श्रृंगार रस का इसमें प्राधान्य है, न कि वीर रस। नरनाला इसके रचयिता है, माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया है, जो 128 खंडों में है। और इसके साथ ही साथ राजमती नायिका और नायक इसके बीसलदेव है। सेनापति का लिखा ग्रंथ कौन सा है। एकमात्र प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था उन्होंने, जिसका नाम है कवित्तर। रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत है, तो देख लीजिए। शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, जो 1184 के आसपास उन्होंने लिखी थी। गणपति चंद्र गुप्त ने इसे माना है। और जो जिन धर्म सूरी है उन्होंने लिखा है स्थूलीभद्र रास। जिन धर्म सूरी, ये जो स्थूलीभद्र रास है कि रचयिता कौन, जिन धर्म सूरी। और जो विजय सायन सूरी लिखा हुआ है उनकी पंतगिरी रास और चंदन बाला रास हम सब जानते हैं, जालोर के कवि आसगू की। इसने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धा चरण प्रधान पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। जिन संत साधकों का हिंदी साहित्य ने गौरवान्वित किया है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली थी। गोरखनाथ के पदों के बारे में आया है, हजारी जी का कथन है, हूबहू कथन आया है। भक्तमाल के अनुसार रैदास के दीक्षा गुरु गए हैं। कौन है गुरु? रामानंद। हाल में रामानंद को माना गया है और सर्वसाधारण रूप से भी। प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे L&R क्लासेस VMR से बहुत सारे हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में बहुत सारे सवाल आए हैं। वैसा ही प्रथम प्रश्न पत्र के साथ भी हुआ। प्रथम प्रश्न पत्र में तो और भी बड़ी बात है कि उसमें तो कोई बाहर हुआ ही नहीं होगा। यहाँ पर कुछ ऐसी परिभाषाएं नई आ गई है 4-5, तो जिन पर हमने बात नहीं की थी। ही ऐसी परिभाषाओं को छोड़कर लगभग सारे सवाल हमारे इस L&R क्लास ऐप पर उपलब्ध है। निम्न में से नंददास द्वारा रचित कोश ग्रंथ है अनेकार्थ मंजरी। सीधा लिखा पड़ा है कि अनेकार्थ मंजरी क्या है? कोश ग्रंथ की दशा, और महत्वपूर्ण भी लगा रखा है। निम्नलिखित में से लीलाधर जगुड़ी की संवाद तुमसे किसकी है? विजयदेव नारायण शाही की, जो दूसरे सप्तक से जुड़े हुए कवि है विजयदेव नारायण शाही। उनकी रचना है संवाद तुमसे। और बाकी सब किसकी है? लीलाधर जगुड़ी की। यात्रा में ये रही घबराए हुए शब्द, ये रहा अनुभव के चांद। तो इस प्रकार से लीलाधर जगुड़ी की सारी रचनाओं पर हमने अच्छे से बात की थी। शंखमुखी शिखरों पर हुआ, प्रथम काव्य संग्रह था ये, इसको भी पूछ लिया जाता है। नाटक जारी है, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना रही थी। ये जो आदमी की नियति का वर्णन है, जिसमें अंतर्द्वंद्व का वर्णन है, फूक है, संघर्ष है और विद्रोही कवि के रूप में चित्रित। पुस्तक जलहन हथ दे चली गज्जन नृपकाज। ये पंक्ति, इस पर अक्सर बात चली लेकिन सामने लिखी हुई नहीं थी। यहाँ पर लिखा है कि रासों के कितने सर्ग जलहन ने लिखे, तो 10 लिखे हैं, तो जलहन के हाथ में है। यात्रा वृतांत और रचनाकार की दृष्टि से असंगत पूछा गया है, तो देश विदेश किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का ये रहा। दूसरा है पैरों में पंख बांधकर, रामवृक्ष बैनीपुरी जी का ये है। और अरे यायावर
रहेगा याद। ये तो देश की यात्राओं का वर्णन है, देश भारत देश के अंदर जो यात्राएं की उनका। और एक बूंद सहसा उछली, ये देश से बाहर विदेश की यात्राएं, रोम इत्यादि की जो यात्राएं की थी उनका वर्णन है, एक सहसा उछली। आगे है शमशेर के संदर्भ में असंगत है। शमशेर कहानी और नया साहित्य पत्रिका के संपादक में रहे थे। बिल्कुल, ये देखिए हूबहू पंक्ति, कहानी और नया साहित्य पत्रिकाओं में उन्होंने संपादन किया था। ये देखिए हमने जो पढ़ा है उसमें क्या आया हुआ है। दूसरा है शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं की टेक्निक का आदर्श कौन है? एजरा पाउंड है। ये रहा, एजरा पाउंड से सीखा गया है। अगला है दूसरा सप्तक के कवि रहे हैं धनवर सह, हमने याद किया था। और उसके अलावा दूसरे सप्तक से जुड़े हैं, हम सब जानते ही हैं। और उसके साथ ही साथ इन्होंने रूप विधान की अपेक्षा वस्तु को नहीं, वस्तु की अपेक्षा रूप पर बल दिया है। यहाँ पर इनकी बातें आ रही है, उससे पता चल जाता है। पत्र साहित्य और उसके संपादक की दृष्टि से असंगत, प्रभा सीधा का सीधा दिखाई दे रहा है। और ये रहा, हमने यहाँ पर बात की थी, कालूराम जो खंडवा से प्रभा पत्रिका निकालते हैं और उनका साथ देने का काम करते हैं बाल कृष्ण शर्मा, नवीन और माखनलाल चतुर्वेदी। उपाब अपने पंत जी की है। हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को तो नहीं, किंतु उसके किसी एक पक्ष, अंग या काल के नूतन ऐतिहासिक दृष्टि और नई वस्तु प्रदान करने का। बिल्कुल आसान सवाल आया। हम सबको पता रहता है कि साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन से हैं जिनमें इस हिंदी साहित्य के विभिन्न ग्रंथों को एक जगह क्रमवार रूप से संकलित किया गया है। और जो साहित्यिक पुस्तकें हैं वो राउलवेल है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, ये सब तो साहित्यिक पुस्तकें हैं, सीधी सी बात है। लेकिन हमने इन पर यहाँ बात भी की थी, साहित्य हिंदी साहित्य का अतीत जो है साहित्य इतिहास ग्रंथ है। राजस्थानी पिंगल साहित्य, ये साहित्य इतिहास ग्रंथ है, यहाँ से खूब सारी जानकारी हमें मिलती है। रीति काव्य की भूमिका, ये भी साहित्य इतिहास की श्रेणी में आता है, क्योंकि रीतिकाल के बारे में खूब सारी जानकारी हमें की भूमिका के माध्यम से मिलती। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में साहित्यकारों और साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियों में शामिल नहीं। राउलवेल शामिल नहीं है, बिल्कुल बाकी सारे के सारे शामिल है। ये रहे राउलवेल, हमने बात की गद्य साहित्य की। भारतेंदु की काव्यगत विशेषताओं में असंगत है। खड़ी बोली का नितांत अभाव, इन्होंने कहा है नितांत अभाव नहीं है, हालांकि ब्रज में उनकी अधिक रचनाएं हैं, लेकिन खड़ी बोली में फूलों का गुच्छा इनकी है और दशरथ विलाप है। हमने इन पर बार बार जब ये पढ़ रहे थे तब बात की थी और महत्वपूर्ण भी कहा था। और देशभक्ति और राजभक्ति एक साथ मिलते हैं बिल्कुल, और दैन्य का भाव भी मिलता है और युगल उपासना भी, ये सारा का सारा मिलता है। रोटी नाम सत्य है, हरीश भादानी जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना ये रही। नष्टो सत्य है, अपना ही आकाश भुनो, सन्नाटे के शिलाखंड पर एक अकेला सूरज खेले, आज की आंखों का सिलसिला, पितृकल्प, खा उखलिया हुई, पाथा में भूगोल। इस प्रकार से हम इनको याद कर रहे थे, कौन से दौर में वे क्या लिख रहे थे, सब पर हमने बात की थी। तो रोटी नाम सत्य है पर तो जेल में रहकर इन्होंने लिखी थी, खूब सारी बातें इसमें की थी। रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत पूछा गया है तो युगपथ हमारे किसकी है? पंत जी की रचना, जो कि अरविंद दर्शन काव्य में आ सकती है। गांधी जी को श्रद्धांजलि इसमें दी गई है। युगपथ युगधारा नागार्जुन जी का प्रथम काव्य संग्रह है युगधारा। और युग की गंगा किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। और युगवाणी पंत जी की रचना। तो यथार्थवादी युग से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास ने कौन सी रचना सूरदास के अनुकरण पर की थी? तो हम सबको पता है गीतावली की रचना दास के अनुकरण पर की थी। ये बात हमें बार बार पढ़ते हुए की।
रीतिकालीन कवि सेनापति के बारे में कौन सा असंगत है? तो सेनापति में राम का व्यापक वर्णन संपूर्ण जीवन का नहीं मिलता, उनकी वत्सलता, जो भक्त वत्सलता है, उनकी सरलता है, उनका वर्णन मिलता है, लेकिन राम का वर्णन तो मिलता ही मिलता है। के साथ ही साथ शब्द चमत्कार और उक्ति वैचित्र्य का सर्वथा अभाव नहीं है। बार बार आ रहा है, शब्द चमत्कार उनमें है, शब्द चमत्कार उनमें है, ये चीज बार बार आ रही है, तो ये अभाव तो हो ही नहीं सकता। ऋतु वर्णन में अप्रतिम सफलता मिली है। इसमें षड ऋतु वर्णन में 6 ऋतुओं का बहुत शानदार वर्णन सेनापति हैं, और तीसरी तरंग में ये किया है। दूसरी तरंग में श्रृंगार वर्णन मिलता है, श्रृंगार का भी दे रखा है इसमें। तो इस प्रकार से सेनापति का ये प्रश्न यहाँ से अपना कंप्लीट होता है। अगला है, इनमें से रीतिमुक्त काव्य के बारे में असंगत है। यहाँ पर आया है रीतिमुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा का पोषण किया। बिल्कुल नहीं, रूढ़ियों का वे लगातार विरोध कर रहे थे, जैसा हमने बात की, सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त, इसमें अभिनव तत्व और अद्भुतता के तत्व निहित मिलते हैं। रूढ़ियों से मुक्त है, प्राचीन परंपरा का पूरी तरह से वे निर्वाह नहीं करते, नवीनता लाते हैं, स्वच्छंद काव्य लिखते हैं, किसी भी परंपरा का किसी तरह से पालन करने का प्रयास नहीं करते हैं। पोषण वाली गलत हो जाएगी, और ऐन्द्रिक वासना है ही नहीं। रीतिबद्ध को उन्होंने प्रेम का माना था। फिर आदिकालीन सिद्धों के संबंध में असंगत है। सिद्ध साहित्य में महासुखवाद का प्रबल विरोध यहाँ लिखा हुआ है, जबकि ये कुछ सवाल बड़े अच्छे अवधारणा वाले सवाल आए हैं। तो जैसे देखिए, महासुख की प्राप्ति को तो वे मुख्य उद्देश्य मान रहे हैं, तो उसका विरोध कैसे करेंगे, यहाँ से ही सीधा सवाल हो जाता है। वैसे पाखंड और आडंबर की विनाश की वे बात करते हैं, गुरु सेवा की बात करते हैं, मंत्रों की सिद्धि की बात कर रहे हैं, वज्रयान का प्रचार कर रहे हैं। ये सारी बातें यहाँ पर आई है, और यहाँ पर हमने चार्ट के रूप में और इस प्रकार से ये बातें हमारे L&R क्लासेस ऐप पर बार बार। अगला है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा ने लिखा है, 1938 में आया, और अधूरा इतिहास माना जाता है क्योंकि भक्ति काल तक ही लिखा गया है। 1693 से 1693 तक का ही विवरण है इसमें। और अगला है, निम्न में से सभी बिंदु परस्पर संबंध नहीं है, ऐसा कौन सा है? तो जो परशुराम है वे सलेमाबाद से जुड़े हैं, नवदा भक्ति कृष्ण भक्ति है, इसलिए नवदा भक्ति होगी। जब हम पेपर के आंसर की पर बात कर रहे थे, तो लंबे समय से ये उस पर बात करते करते टंग स्लिप मान सकते हो, वहां पर मैंने भूल से ये गलत बता दिया था। ये सलेमाबाद की जो परशुराम की पीठ है, वहां पर नवदा भक्ति होती है। कृष्ण भक्त जो संप्रदाय है वे सब नवदा पर जोर देते हैं, और जो जाम्बोजी है वे अग्नि नृत्य नहीं करते। अग्नि नृत्य किसका है? अरे अग्नि नृत्य जो करते हैं वो है जसनाथ। अच्छे से पता था, फिर भी कभी कभार ऐसे हो जाता है कि वैसे मैंने बता दिया था। तो हवन की ये पड़ी बात, कतरियासर ये रहा जसनाथ जी का। राम नाम स्मरण जो है वो किसमें है? राम नाम स्मरण, नगला राम नाम स्मरण, और ये लालदासी संप्रदाय की बात हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ से हमारी बात, निर्गुण संतों को हम पढ़ रहे थे, संप्रदायों को पढ़ रहे थे, तब इन सब पर हमने पूरे विश्लेषण के साथ बातचीत की थी कि कौन से संप्रदाय में मुख्य बात कौन सी। अक्सर इन परीक्षाओं में इन संप्रदायों के बारे में पूछ लिया जाता है। अगला है, सूरदास के बारे में असंगत पूछा गया है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है कि यहाँ कहा है कि उनके पदों में कथा क्रम का नितांत अभाव है। नितांत अभाव, नितांत शब्द का, हालांकि तुलसीदास जितना कथा क्रम इनका नहीं है बिल्कुल, बट नितांत अभाव शब्द आने से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। बाकी ये परिवार और गृहस्थ जीवन का चित्रण, ये पंक्ति तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लोक रंजक वर्णन करते हैं। समाज किधर जा रहा है इस बात की वे परवाह नहीं करते, तो परिवार का इतना चित्रण और गृहस्थ जीवन का इतना चित्रण पर नहीं मिलेगा। बाह्य जीवन के संघर्ष
का कम चित्रण करते हैं, ये भी सही है, और कृष्ण के लोक रंजक रूप का चित्रण करते हैं और उसी में ज्यादा रमे हुए रहते हैं। समाज में क्या हो रहा है, कैसे है, उस पर उनका ध्यान नहीं। तो ये थोड़ा सा अगर हो सकता है कि डिलीट होने की भावना में जाए सकता है। आगे है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। सीधी बात है, टूटी हुई बिखरी हुई किसका है, शमशेर बहादुर सिंह का। उदिता, इतने पास अपने, बात बोलेगी हम नहीं, काल तुझसे और मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं दूर से सुन रहा हूँ, वो सुकून की तलाश में। बाहर से ये लगातार इनके है, प्यास के आंसू, धूप का धुआं, मिर्च का मजा, रश्मि रथी, दिल्ली। दिल्ली भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण कविता रही है, और रश्मि रथी तो यही है जो पूछी गई है अपने यहाँ पर। तुम मेरा मौन हो, ये है तुम मेरा मौन हो, ये है नरेश मेहता, नहीं है नरेश मेहता की रचनाएं। और अरण्या पर नरेश मेहता क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी गद्य के संबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा नीति के असंगत किया गया है। उर्दू अंग्रेजी की प्रचलित शब्दों का अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हिंदी तर भाषा के जो शब्द है, हमने यहाँ बात की थी कि हिंदी तर भाषा के शब्दों के सरल रूप को इन्होंने ग्रहण किया। यहाँ कटा हुआ है, ये शब्दों के सरल रूप को ग्रहण किया था और उसके साथ ही साथ व्यवस्थित करने का काम किया। शब्द रूपों प्रयोगों को निश्चित रूप दिया। संस्कृत के सरल तत्सम शब्दों का इन्होंने अपनाया था, उनको विषय अनुकूल, विचार अनुकूल भाषा अपनाई। प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी पर हम भाषा की जब बात कर रहे थे तब भी हम पर बार बार बात की थी। एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं कि हमारे L&R क्लासेस PMR ऐप पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉलेज के एक आचार्य हिंदी कोर्सेज उपलब्ध है, और TGT PG के लिए भी कोई तैयारी है तो भी हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पुस्तक को हिंदी के परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक कहा, सीधा सा ये देखिए। शुक्ल जी राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ भाषा योग वशिष्ठ 1741, सन भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है, सन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1741 की भाषा व्यवस्थित और परिष्कृत गद्य की मानते। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंची। श्रृंगारी कह रहे हैं लेकिन आगे कहते हैं कि श्रृंगार तो है लेकिन प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पाती, नीचे ही रह जाती। ये बात ने कही है, किसके बारे में कही है, आचार्य शुक्ल ने बिहारी जी के बारे में कही है। दादू दयाल की वाणियों का संग्रह हरड़े पानी नाम से कौन करते हैं, अक्सर हम इस पर बात करते हैं और अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। संत दास और जगन्नाथ दास हरड़े बाणी नाम से दादू की वाणियों का है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति नागार्जुन की नहीं है, तो प्यासी पथराई आंखें है, यह सतरंगे पंखों वाली इनकी है, खिचड़ी विप्लव देखा हमने इनकी है, तुमने कहा था हजार हजार पाँव वाली, पुरानी जूतियों का कोरस से जोड़कर हम कर सकते हैं, रत्न गर्भा, ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या है नागार्जुन। छायावादोत्तर काल में सुमित्रा नंदन पंत अपनी रचना धर्मिता किस दर्शन की ओर ले जाते हैं, तो स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, ये सारी रचनाएं इससे प्रभावित है, अरविंद दर्शन। सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित नाटक नहीं है, तो शुतुरमुर्ग इसका नाटक है जो 1968 में प्रकाशित हुआ, बहुत महत्वपूर्ण नाटक शुतुरमुर्ग ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है, ज्ञानदेव अग्निहोत्री। इन सभी पर हमने बड़े विस्तार से गद्य पद्य सब पर बहुत ही विस्तार से जो महत्वपूर्ण बात है उसी को समेटा है, विस्तार वही दिया है जहां आवश्यकता थी, जहां लगे कि इस रचना पर थोड़ी ज्यादा बात करनी जरूरी है वहां पर हमने अवश्य की है, नहीं तो संक्षिप्त भी रखा है, कहीं चार्ट की जरूरत उसी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचनाकाल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 की अवधि
को नई धारा अर्थात प्रथम उत्थान की संज्ञा कौन देते हैं? हमारे रामचंद्र शुक्ल जी की बात है। प्रकरण 1, प्रकरण 2, 3 गद्य साहित्य की बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्रगतिवाद की विशेषता नहीं, कलावादी दृष्टिकोण हो जाएगा। पहले जो सूक्ष्मता, कल्पना, रोमानियत, ये छायावाद में चल रहे थे, इन सब का विरोध हुआ और यहीं से स्पष्ट हो जाएगा यथार्थ आ रहा है, सामाजिक यथार्थ, जन भाषा का प्रयोग, जन भाषा ये रही सामान्य जन की भाषा, इसके साथ ही साथ मार्क्स से प्रभावित सारा, और कलावादी दृष्टिकोण का तो मार्क्स विरोध ही करते हैं बिल्कुल। फिर है मीरा के बारे में असंगत होगा। मीरा का अंतिम समय तो कहाँ गुजरा था? द्वारका में। रचनाएं देखिए, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी रामायरा, राग सोरठा, मल्लार, राग गोविंद, सत्यभामा। अब इनमें से इनकी कितनी है और कितनी नहीं, यह अलग बात है, लेकिन ये भी जाती है, चित्तौड़ मेवाड़ की रहने वाली थी। और रस की बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था जो आया है। तब इसमें एक अवधारणा दी हुई थी कि वियोग श्रृंगार के अतिरिक्त मीरा के काव्य में शांत रस ना, तो यहाँ देख लीजिए, हमने यहाँ पर कायदा पढ़ा था कि मीरा के काव्य में मुख्य रस कौन सा? विप्रलंब हार है, लेकिन अन्य रस अगर बात की जाए शांत रस। यहाँ पूर्ण अवधारणा से रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो चाक सीधी बात है, मैत्री जी का है जो लिखते हैं, स्मृति तंस, बेतवा बहती रही, इदनमम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, कहे ईशु भाग, त्रियाहट, अगन पांखी और विजन, ये सारे ने लिखे हैं मैत्री पुष्पा ने, जिसमें से आया है चाक। बहुत ही सुंदर इनका उपन्यास है। मर्दुला गर्ग जी का कट गुलाब है, आवाज चित्रा जी का है, गीतांजलि जी का तिरोहित है। तब में हमने लगभग महत्वपूर्ण की बात की थी, वहां से कथन आए हैं। अब आ गए हमारे नामवर सिंह जी। नामवर सिंह जी कहते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से ये रहा प्रयोगवाद के बारे में कथन, हमने इस पर बात की थी, प्रयोगवाद के कथनों के बारे में, जहां से ये सवाल बना है। एक दो बार ऐसे बातचीत हुई थी तो कि परिभाषाएं ज्यादा हो जाती है तो क्या करें, परिभाषाओं से सवाल आते हैं तो परिभाषाओं पर बात। प्रयोगवाद कोरे रूपवाद से अधिक व्यापक प्रवृत्ति तथा विचारधारा का वाहक है, जिसमें थोड़े थोड़े से अंतर के साथ अनेक हास्योन्मुखी, यहाँ पर मैंने रेड भी किया था, हास्योन्मुखी मध्य वर्गीय मनोवृत्तियों और विचारधाराओं का समावेश हो गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रयोगवाद उत्तर छायावाद की समाज विरोधी, उत्तर छायावाद जो था उसकी समाज विरोधी अतिशय व्यक्तिवादी मनोवृत्ति का ही जाता है। रामेश्वर शुक्ल, अंचल वगैरह जो उत्तर छायावादी थे उनकी बात हो रही है। पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक करती है, अक्सर पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में आया हुआ है और यहाँ पर हमने बात भी की है कि पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की ट्रेजिक करती है। कथन किसका? शाही का। तो बड़ी मतलब खुशी हो रही है कि हमारे अपने क्लास, हमारे ऐप से बहुत सारे सवाल सीधे सीधे। परमाल रासों के बारे में कौन सा कथन असंगत है? तो जगनी के इसके रचनाकार है बिल्कुल। श्रृंगार रस इसमें है नहीं, वीर रस है। कौन सा रस है? श्रृंगारिकता का लगभग अभाव हमने लिख रखा है। और श्याम सुंदर दास ने एक क्या नाम दिया था? परमाल रासो नाम दिया था, ये रहा, संपादन किया। जगनिक हो गए, आलाखंड के नाम से इसे जाना जाता है, ये पड़ा आलाखंड। प्रकार से चंद बरदई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रथम महाकवि किसे कहते हैं? चंद बरदई को। अगला है बेचन शर्मा। उग्र का उपन्यास नहीं है, तो उग्र जी रहे उपन्यास, जिससे प्रमुख तो कौन सा था? चंद हसीनों के खतूत, लेकिन वो नहीं पूछा गया है, दूसरे वाले पूछे हैं। शराबी, दिल्ली का दलाल, और कौन सा पूछा है? बुदुआ की बेटी, तीनों पूछे गए हैं। और दिल्ली का कलंक जो है वो किसका है? ऋषभ चरण जैन का।
राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की विशेषता नहीं है। देश के अतीत के गौरवगान के प्रति उदासीनता नहीं है। अतीत का गौरवगान ये करते हैं, अतीत का गौरवगान करते हैं। और दूसरे कथन देखिए, विदेशी शासन से मुक्ति का प्रयास, बिल्कुल मुक्ति का प्रयास, ये सीधा सीधा देश को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने का प्रयास। और फिर है क्रांति का आह्वान, तो ये रहा क्रांति का आह्वान, अतीत का गौरव ये रहा। इस प्रकार से सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। विसंगति वाली बात करें तो संपूर्ण देश की आंतरिक विसंगति क्षमताओं और को दूर करने का प्रयास इन्होंने किया है। अगला है, निम्न में से राम काव्य परंपरा के कवि नहीं है, तो हे हरिवंश किसके हैं? कृष्ण के कवि है। कबीर के काव्य के संबंध में असंगत कथन है। दाम्पत्य प्रतीकों के प्रयोग से परहेज नहीं किया है। दुल्हनी गावहू मंगलाचार जैसे पद इनके बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। देखिए रेड से हमने लिखा था कि दाम्पत्य प्रतीक यानी श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण कभी। फिर है, इनमें से मतिराम की रचना नहीं है, तो ललित ललाम, वृत्त कौमुदी, रसराज ये सब राम के हैं बिल्कुल। रस सारांश हो गया भिखारी जी का। और सरहपा के संबंध में असंगत है। इनकी सभी रचनाएं प्रबंध नहीं है, मुक्तक लिखा है। दोहा कोश इनकी कैसी रचना है? मुक्तक रूप में लिखी गई है। रचना का नाम हो गया दोहा कोश। और प्रथम कवि ये रहा प्रथम कवि। और अन्य नाम में सरोज वज्र था, राहुल भद्र था, सारे नाम थे। ब्राह्मण होते हुए भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया, इसलिए क्या नाम रख लिया? राहुल भद्र। अगला है, नाथ संप्रदाय के संबंध में असंगत है। तो यहाँ पर वज्र यानी सिद्धों के साथ इनसे शैव नाथपंथी सिद्धों का कभी घनिष्ठ योग नहीं रहा। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का कथन ऐसे कहा गया नहीं, उन्होंने कहा कि घनिष्ठ संबंध रहा। ये बात यहाँ से स्पष्ट हो जाती है। वे कहते हैं यदि नवनाथों कापालिकों ज्ञाननाथ तक के गुरु हों कि वह वर्ण रत्नाकर के 84 सिद्धों को भी नाथ परंपरा में मान लिया जाए, यानी वे तो परंपरा में मान रहे हैं, तो 125 सिद्धों के नाम ये तो घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। और यहाँ और बात कह रहे हैं कि कन्हड़ी, कर्णिपा, कालश्रीनाथ इत्यादि एक ही सिद्ध के नाम उच्चारण भेदते हैं। और हठ योग प्रदीपिका के ढेंडणी सहज यानी सिद्ध ढेंडण वर्ण रत्नाकर के 10 एक ही है। तो इस प्रकार की पंक्तियों से पता चल जाता है कि द्विवेदी जी सिद्धों के ही बढ़ते हुए आगे रूप में नाथों को टूट, यानी हम भी जानते हैं कि मत्स्येंद्र नाथ के ही तो शिष्य थे। तो सिद्धों की जो उन्हें बातें अच्छी लगी, उनको जो अच्छे विचार लगे वो उन्होंने लिए थे। और सिद्धों में जो कमियां थी वो गोरखनाथ ने हटा दिया। यहाँ पर बात हो रही है गोरखनाथ की रचनाओं पर, तो शब्दी है, योगसार, आत्मबोध, ये सारी रचना है। दयाबोध किसकी है? वो दया ही है। केशव के संदर्भ में कौन सा असंगत है? सारी रचनाएं मुक्तक कैसे होगी? वीर सिंह देव चरित, रामचंद्रिका, ये सब क्या है? प्रबंध है। आचार्य शुक्ल इन दोनों को प्रबंध मानते हैं। ये सारी खूब सारी बातें हम अलग अलग तरीके से पूरे केशवदास को पढ़ते वक्त सभी ग्रंथों पर बार बार की। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास किसका माना जाता? साहित्य इतिहास लेखन की व्यवस्थित परंपरा 1883 से होती है, ये रहा। फिर भाषा मानो इनके हृदय के साथ जोड़कर ऐसी वशवर्तिनी हो गई थी। पता चल जाता है कि ऐसा लिखने वाले कौन हो सकते हैं? शुक्ल। और किसके बारे में लिख सकते हैं? तो नाम एक ही याद, वो है चंद्र। तो ये रहा, जोड़कर ऐसी वशवर्तिनी हो गई कि ये उसे अपनी साथ करते चले। अब ये कहानी आंदोलन वाला बड़ा ही सुंदर सवाल आया। सबसे पहले नई कहानी की बात करें तो नई कहानी है, उसमें मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर की तिकड़ी हम बार बार बात कर रहे हैं। ये तिकड़ी एक साथ नई कहानी आंदोलन के प्रेरणा बनकर आए थे। और सचेतन कहानी मईप सिंह की ये रहा। इनके साथ कमल जोशी थे, मधुकर सिंह थे, योगेश गुप्त थे, वेदराही थे।
और ये कमल जोशी, ये रहे मधुकर सिंह, इन सब के नाम हमारे पास है। और इसके साथ ही साथ जो कहानी है, यहाँ पर देखिए रमेश बख्शी, दूधनाथ सिंह और प्रयाग शुक्ल के नाम दिए हैं। इनका संबंध किससे रहा है? कहानी से रहा है। कहानी से देखिए गंगा प्रसाद विमल है, जगदीश चतुर्वेदी है, रविंद्र कालिया है। ये तो ये तीनों हो गए। तीनों ऊपर वाले भी इसी कहानी आंदोलन से जुड़े हैं, जिनका नाम है दूधनाथ सिंह, प्रयाग शुक्ल, देशभक्त। तो यहाँ से सीधे सीधे सवाल उठे हैं जिन पर हमने अपने L&R क्लासेस BMR ऐप पर विस्तार से और बार बार चर्चा की थी। याद करने की पूरी कोशिश, बार बार कहा था कि यहाँ से सवाल उठने प्रबल संभावना। तो रीतिकालीन साहित्य और कलाओं के बारे में असंगत है। ये रचनाकार क्या करते हैं? आश्रयदाताओं की अभिरुचि का विशेष ध्यान, सही है बिल्कुल। राजाओं आश्रयदाताओं की मनोवृत्ति के अनुरूप रीति भी लिख रहे थे। और इस युग में राजभाषा फारसी थी। क्या आया है कि इस समय की भाषा ब्रज भाषा फारसी के प्रभाव से पूर्णतः बचेगी कैसे, जब राजभाषा हम यहाँ लिख रहे हैं कि फारसी थी और काव्य है वो इसमें लिखा जा रहा था ब्रज में, तो ये फारसी का प्रभाव तो पढ़ना लाजमी है। उस पर पढ़ा था बाकायदा और ये प्रभावित भी हुए। घनानंद को पढ़ते हैं सब और स्पष्ट हो जाती है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सीधी सत्यवती कथा किसकी? ईश्वरदास की। चंदायन मूलादाउत अंसावली असाइट, सीधा सीधा का सवाल आया है। किसने क्या माना है वो भी हमने पढ़ा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है। तो तीन बहुत प्रसिद्ध पत्रिकाएं, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी भारतेंदु है। जो कवि वचन सुधा थी वो मासिक, फिर पाक्षिक हुई 15 दिन वाली, फिर साप्ताहिक। इन पर हमने बहुत अच्छे तरीके से खूब सारी बातें की थी पत्रिकाओं के बारे में। और हिंदी प्रतीक जो कि बहुत प्रसिद्ध पत्रिका किसकी है? बालकृष्ण जी है। तो ये हमारा पेपर विश्लेषण रहा L&R क्लासेस BMR ऐप पर आए सवालों का। खूब सारे ऐसे रहे जो हूबहू ऐप पर दिखाई दे रहे हैं और कुछ ऐसे प्रश्न रहे हैं जिनको कक्षा में बार बार जिन पर बात हुई है लेकिन लिखित रूप में नहीं थे। और कुछ परिभाषाएं ऐसी रही है जो बिल्कुल नहीं आई है, जो जिन पर बात की थी। तो ये था आज का पेपर का